स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज से हम लोग जेपीएससी पेपर 1 के लिए इतिहास की क्लासेस को शुरू करते हैं। इतिहास से जो बटा हुआ है आपके जेपीएससी सिलेबस की जहाँ तक बात की जाती है तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये जो 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों पार्ट का सिलेबस तोड़ करके नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर कहाँ से आएगा नहीं आएगा, यहाँ यानी कि अंडरस्टैंडिंग छोड़ दिया है आपके लिए। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत जहाँ तक स्टडी की बात है तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, न सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों में मानव के विकास को थोड़ा पढ़ लिया जाता है। ओके, फिर धातु युग आप पढ़ते हैं। धातु युग और पाषाण युग के बाद जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता को इसी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसा का प्रयोग शुरू हुआ था। ऐसा नहीं कि पाषाण छूट गया था, आज भी नहीं छूटा है पाषाण। ठीक है, गांव जाइएगा तो मसाला पीसने के लिए पत्थर का ही पाटी, लोढ़ी पाटी जो है यूज किया जाता है। तो कहाँ छूटा है पत्थर का बहुत सारा ऐसे भी सामान यूज किया जाता है। तो जो प्रारंभ हो गया वो समाप्त नहीं होता है, सभ्यताओं में कुछ न कुछ यूज में बना रहता है। तो उसी ढंग से यहाँ पर कांस्य युग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांसा का प्रयोग होता था। इसका अर्थ नहीं था कि पाषाण का प्रयोग खत्म हो गया या अन्य चीज जो पहले वाले मानव किया करते थे प्रयोग, उसका प्रयोग खत्म हो गया। तो सिंधु घाटी के बाद हम लोग आते हैं प्राचीन भारत में। इसी में आपका एक स्टडी किया जाता है ताम्र पाषाण युग। सिंधु घाटी और ताम्र पाषाण युग जब आता है तो उत्तर सिंधु घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से 4-5 प्रश्न बनते हैं, वो मैं दे दूंगा जब वहाँ पर पहुँचूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो है आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद आपका आता है बुद्ध युग। बुद्ध युग में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में स्टडी कर लेंगे। मगध साम्राज्य, इसमें स्पेशली जो है आपको नंद वंश के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है और अन्य वंशों के बारे में भी, और भी बहुत सारे वंश थे। मौर्य वंश, मौर्यों के बाद आपको साउथ इंडिया के इतिहास भी शुरू हो जाते हैं, तो उसको संगम काल के रूप में पढ़ा जाता है। उसके बाद मौर्य के बाद आपके मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपका शक, कुषाण, ठीक है, या उड़ीसा के कुछ वंश हो गए, तो सब के बारे में हल्का फुल्का स्टडी फटाफट यहाँ निकलना है, चूंकि पीटी है, मेंस तो है नहीं, है ना। इसके बाद आता है गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये जो था आपका एंशिएंट का था, इतना ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक जो आपका राजवंश बनना शुरू हुआ, बड़े साम्राज्य बनने शुरू हुए, इसमें जो पहला योगदान रहा वह नंदों का था, मौर्य का नहीं, नंद का था। उसने अखिल भारतीय स्तर पर पहला साम्राज्य बनाने का प्रयास किया था। उसी के फाउंडेशन पर, आधार पर मौर्यों ने अपने साम्राज्य को साम्राज्य के रूप में बदला। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, कौटिल्य का प्रमुख योगदान रहा। तो एक रूल है हिस्ट्री का,
एक बार बड़ा साम्राज्य बनता है, फिर वो टूट करके छोटा छोटा टुकड़ा में जो है बट जाता है। चाहे आप मौर्योत्तर काल की बात करें या आप गुप्तोत्तर काल की बात करें, है ना, ये सारा काल जो था छोटे छोटे राज्यों का काल था। गुप्त काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे उत्तर भारत में गुप्तों की प्रमुखता थी, और अगर मौर्य काल की बात करते हैं तो पूरे उत्तर भारत में मौर्यों की प्रमुखता थी। ये क्रम जो है आपका आगे भी चलेगा, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के बाद राजपूत काल का आगमन होता है। राजपूत काल में भी जो कुछ राज्य महत्वपूर्ण अवश्य थे, लेकिन आपस में उनकी एकता नहीं थी। यही कारण था कि मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी जैसी विदेशी शक्तियों ने भारत पर सफल आक्रमण किए। यहाँ पर भी जो क्रम मैंने अभी बताया वो आपको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा। दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश से शुरू होता है, लोदी वंश तक चलता है, तो इस सारा वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत एक विशाल क्षेत्र में शासन किया करता था। लगभग पूरे उत्तर भारत पर कई अवसरों पर इन शक्तियों ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत की शक्तियों ने साउथ इंडिया पर भी अटैक किया और सफलता भी प्राप्त की, लेकिन शासन कभी नहीं कर पाए, ठीक है। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक काफूर को भेजा गया था। तुगलक ने कब्जा करने का प्रयास किया साउथ इंडिया पर, अपनी राजधानी को भी स्थानांतरित किया दौलताबाद में, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत जो था धीरे धीरे वीक होने लगा और कई टुकड़ों में बट गया, और दिल्ली के बाद आया उत्तर दिल्ली सल्तनत काल, जब तक कि मुगल की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। चाहे मालवा हो, आपका बंगाल हो, गुजरात हो, देवगिरी हो, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट या राजपूत लोग जब मौका मिलता था वो फिर स्वतंत्र हो जाते थे। फिर आया विशाल मुगल साम्राज्य, वो लंबे समय तक भारत को एकीकृत किए हुए रखा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया स्पेशली, साउथ इंडिया की ओर जैसे ही औरंगजेब ने नियंत्रण करना चाहा तो फिर मुगल साम्राज्य का भी पतन आरंभ हो गया, और इस बीच अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, और अंग्रेज़ों ने पहले यहीं की शक्तियों को आपस में लड़ाया। किसी एक पक्ष में हो जाते थे, खुद लड़ते थे, लेकिन अकेले एक समझिए कि अंग्रेजी सेना टाइप का कोई चीज़ नहीं था, ठीक है। किसी एक शक्ति के पक्ष में होकर के दूसरी शक्ति को हरा देते थे। धीरे धीरे वो राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को बदलने लगे, क्लियर। और अंग्रेज़ों की जब हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में बढ़ी तब आधुनिक काल का आगमन हुआ। मुगल जो थे कमज़ोर हो गए, ठीक है, और अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे थे, और शायद अंग्रेज ही पहली ऐसी शक्ति थी भारत में जो पूरे देश को, जिसको आज हम लोग भारत के रूप में जानते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़ करके पूरे देश पर सफलतापूर्वक शासन करने में सफल रही। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकीकृत कर दिया। ये ऐसा एकीकरण जो है किसी भी शक्ति के लिए पूर्व में संभव नहीं हुआ था। अंग्रेज शक्ति बने। आज जो मैं पढ़ाऊंगा 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला टॉपिक जो होगा पाषाण काल का होगा, और दूसरा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता, संभव हुआ तो कम से कम ऋग वैदिक काल भी क्लियर करा दूंगा। तो फास्ट निकलेगा, बस आप लोग याद करते जाइए। आप लोग जो कुछ पढ़े भी होंगे उसके बाद भी एक बार ज़रूर इसे देख लीजिए, कुछ तो लाभ हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं बस आंख मूंद करके याद करते जाइए, इससे लगभग सारा प्रश्न जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ओनली 5 क्वेश्चन जो हैं एंशिएंट इंडिया से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अब जो है क्लास कीजिए। धन्यवाद। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। अभी आपने वीडियो में देखा कि भारत के इतिहास अगर GS में है और सिलेबस नहीं दिया गया है, तो विशेष रूप से आज मैंने बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ता है। तो उसी के अंतर्गत आज क्लास शुरू होने जा रहा है, और क्लास में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फैक्ट्स की भरमार होगी PT के नाम पर कि आपको याद करने में दिक्कत हो। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स इत्यादि बताए जाएंगे, और साथ में अवधारणा को भी प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि क्लियर करते चलूँ जहाँ जहाँ संभव हो। लेकिन जो भी क्लासेस रहेंगे पूरी तरह से PT ओरिएंटेड रहेंगे और इससे फास्ट निकाला जाएगा। आज की क्लास शुरू होने से पहले
रिनिशा आईएएस यूट्यूब चैनल के एक मेंबर पवन मेहता जी के कमेंट्स पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक कमेंट किया कि लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी बुरा लगता है। निश्चित रूप से यह सही है और समाज ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, अगर आप अनसक्सेस होते हैं तो लोग अनसक्सेस बोलेंगे, सक्सेस हो जाते हैं लोग आगे पीछे घूमना शुरू। यह नेचुरल है, हम भी तो समाज के अंग हैं और शायद हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सफल और असफल के बीच शायद अंतर करने लगते हैं। जब आप अंतर करते हैं तो बाकी लोगों से आप क्यों आशा रखते हैं? और दूसरी बात, इन सभी बातों पर एकदम ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना है। तभी आप जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय इतिहास के ही एक संत हुए, कृष्ण भक्त संत हुए चैतन्य का। चैतन्य बंगाल के कृष्ण भक्त संत थे। जब उनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि उनका जाति प्रथा के प्रति क्या विचार था, सभी के बारे में लिखा जाता है, कबीर नानक सभी के बारे में, लेकिन जब चैतन्य के बारे में लिखा जाता है तो यह कहा जाता है कि जाति प्रथा और धर्म में वो डिफरेंस क्या करेंगे, वो तो अपने लक्ष्य के प्रति यानी कि कृष्ण भक्ति के प्रति इतने रमे हुए रहते हैं। वो गाते गाते बेहोश हो जाते थे, कृष्ण भक्ति में वो इतने रमे हुए रहते थे कि क्या जाति होता है, क्या धर्म होता है, उससे उनको शायद मतलब ही नहीं रह गया था। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, उससे उनको मतलब ही नहीं रह गया था। इसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से दृष्टि गड़ाए। इन सभी चीज़ों से अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि आप इंटरव्यू नहीं दे देते हैं जेपीएससी का, फाइनल सेलेक्टेड नहीं हो जाते हैं, तब तक बचना है और शायद बाद में भी बचना है। क्योंकि बाद में भी जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके नए कर्तव्य निर्धारित होंगे। वही कर्तव्य आपको एक नया लक्ष्य देगा कि आपको देश की सेवा करना है, राज्य की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। तो वहाँ पर फिर आप लक्ष्य बना देंगे तो फिर इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। इसलिए अपने हिम्मत और हौसले को कमज़ोर मत पड़ने दें किसी और के बोलने पर, क्योंकि सपने आपके हैं, आपको परिश्रम करना है। दूसरे एक लाइन बोल देंगे और आप 10 दिन डिस्टर्ब रहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर संकेंद्रित रहिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पाषाण काल, भारत के प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कुछ मिला ही नहीं, जैसे पाषाण काल हुआ, पूरा पाषाण काल हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके लिपि और अक्षर को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। ऐतिहासिक काल, जो लिखित साक्ष्य मिला है, पढ़ा भी गया है, जो एवरेजली आपको माना जा सकता है कि मौर्य काल से शुरू होता है। और अगर पूछा जाता है कि वैदिक काल किस में रखा जाएगा, तो वह आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखा जाएगा। अब आइए हम लोग पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो भारत में पाषाण काल का अनुसंधान 1863 में, इस सेक्शन को पहले आप लोग देख लीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू रखते हैं कि पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। से शुरू हुआ 1863 से हुआ पाषाण काल का अध्ययन शुरू हुआ। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा मद्रास के पलवरम में पहली बार पूर्व पाषाण काल का उपकरण खोजा गया। पूरा पाषाण काल को ही पूर्व पाषाण काल बोलते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ नहीं करना है। को 3 कालों में आप विभाजित करेंगे। पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि जो सबसे पुराना होगा वह पूर्व पूरा पाषाण काल में होगा और जो सबसे नया होगा वह उच्च पूरा पाषाण काल में होगा। निम्न पूरा पाषाण काल हो या आपका उच्च पूरा पाषाण काल हो या मध्य पूरा पाषाण काल, सभी में आपको 2 चीज़ मुख्य रूप से पढ़ना है, एक उपकरण और दूसरा स्थल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हें 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर चॉपर चॉपिंग पेबुल चॉपर चॉपिंग उपकरण जो होते थे वास्तव में तोड़ने के लिए या काटने इत्यादि के लिए प्रयोग होते थे। अगर पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ है इस ढंग का उपकरण, यह कश्मीर के सोहन घाटी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कश्मीर जो है पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर चला गया है वहाँ पर है ये सोहन नदी। पूर्व पाषाण काल में हैंडेक्स का भी प्रयोग होता था, पत्थर के कुल्हाड़ियों का। और यह आया करता है कि पहली बार कहाँ मिला हैंडेक्स संस्कृति, वो मद्रास के अंतरिपक्कम और बदमदुरै में। ठीक है, बदमदुरै
चलिए मध्य पूर्व पाषाण काल में आते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में आते हैं। तो इस समय जो मुख्य उपकरण थे फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी, जो क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। इस काल का मुख्य स्थल झारखंड में है, सिंहभूम में। दूसरा है इलाहाबाद में बेलन घाटी, और तीसरा जो है रायसेन भीमबेटका गुफा। देखिए भीमबेटका गुफा के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसी तरह से पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इन सभी कालों में भीमबेटका में कुछ न कुछ सच प्राप्त हुए थे, यानी कि भीमबेटका में मानव का अस्तित्व शुरू से रहा है। उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल का जो है उच्च भाग, यानी कि एकदम सबसे लास्ट में जो पूरा पाषाण काल आया उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लेड, इसको जो है आजकल का ब्लेड मत समझिएगा, ये ब्लेड वास्तव में धारदार होता था, एक कोना में पत्थर का ही बना हुआ होता था, और इसका मुख्य स्थल जो है बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका। पूरा पाषाण काल में जीविका का आधार आखेट था, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मध्य पाषाण काल का अगर बात किया जाए तो इसकी जानकारी 1867 में सबसे पहले CL कार्लाइल के द्वारा की गई। देखिए शुरू से मध्य पाषाण काल को माना जाता था कि भारत में है ही नहीं, लेकिन बाद में जब खोज हुए तो बहुत सारे स्थल जो है मिल गए। यह काल माइक्रोलिथ के लिए प्रसिद्ध था। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, लिथ का अर्थ होता है पत्थर। माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रोलिथ छोटे छोटे उपकरणों को कहा जाता था। उपकरण अगर पूछा जाए कि क्या क्या था मध्य पाषाण काल में, तो फलक, ब्लेड, छेदनी इत्यादि थे। प्रमुख स्थल जो थे आदमगढ़ और बागोर। यहाँ पर देखिए प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से और बागोर से भी। अगर सबसे प्राचीन पूछा जाएगा आदमगढ़ लिखेंगे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में है, और बागोर जो है मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ और बागोर से कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कृषि अविकसित अवस्था में था मध्य पाषाण काल में। जब मध्य पाषाण काल के स्थल एक बार खोजे गए तो फिर बहुत सारे स्थल मिल गए। उनमें से कुछ स्थलों को आप लोग जरूर याद रखेंगे, जिसका मैंने संग्रहण कर दिया है। लंगनाज गुजरात में, रेनीगुंटा, गिदलूर, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, संगनुकुल्लू बेल्लारी जिला कर्नाटक में, टेरी स्थल, टेरी समूह भी बोलते हैं इसको, तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिला में है। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश, यहाँ से चित्रकला के भी साक्ष्य मिले हैं। मोरहाना पहाड़ मिर्जापुर, चोपनी मांडव प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सराय नहरराय प्रतापगढ़, महदहा दमदमा ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, और मोरहाना पहाड़ मध्य प्रदेश में है। क्लियर। पशुपालन, कार्य विभाजन और कृषि अंत्येष्टि इत्यादि का विकास मध्य पाषाण काल में हो चुका था। पशुपालन के अंतर्गत याद रखिएगा कुत्ते को सबसे पहले पाला गया था। कार्य विभाजन का अर्थ होता है महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्य का विभाजन हो चुका था। महिलाएं घर में रहेंगी, क्या क्या कार्य करेंगी, ये मध्य पाषाण काल से ही हो चुका था। कृषि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। आते हैं हम लोग चलिए नवपाषाण काल के बारे में। इस काल के औजार अत्यधिक विकसित हो गए थे, ये पॉलिश्ड भी थे। भारत की प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, जो पाकिस्तान में है, को माना जाता है। और इसका काल जो है स्टार्टिंग जो माना जाता है 7000 BC। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे 9000 BC माना जाता है स्टार्टिंग, लेकिन भारत में 7000 BC। मेहरगढ़ कहाँ है ये तो पूछा ही जाता है, साथ में पूछा जाता है ऐसे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें गेहूं, जौ, कपास की साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही स्थायी निवास के पहले साक्ष्य मिले हैं भारत में। नवपाषाण कालीन स्थल में जिस तरीके से पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में अगर आप आते हैं पूरा पाषाण काल से, तो पशुपालन एक नया चीज मिला, और दूसरा माइक्रोलिथ मिला था मध्य पाषाण काल में, जो कि पूरा पाषाण काल में नहीं मिलते थे। उसी तरह से नवपाषाण कालीन स्थलों को पुरातत्ववेदक कैसे अलग करते हैं? वास्तव में इसे अलग करने के लिए देखा जाता है कि कृषि कितना विकसित है, स्थायी निवास है या नहीं। दूसरा, आप जानते हैं कि पहले आखेटक का जीवन लोग बिताते थे, कंदरा में रहते थे यानी कि गुफाओं में, लेकिन नवपाषाण काल में ऐसा नहीं था, स्थायी जीवन बिताने लगे। कृषि के साथ पशुपालन के साथ साथ कृषि भी डेवलप हुआ, इनके औजार डेवलप हुए। उसी आधार पर पता लगाया जाता है। नवपाषाण कालीन स्थलों में कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ कराल का विशेष महत्व है। इन स्थलों में गर्त आवास मिले, यानी कि गड्ढा करके इन लोग रहा करते थे।
बुर्ज होम से कुत्तों के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जो बुर्ज होम में पहला साक्ष्य मिला, उसके बाद यह संस्कृति काफी लंबे समय तक रही। बाद में रोपड़, हड़प्पा इत्यादि में भी मानव के साथ वस्तुओं को दफनाया गया, बर्तनों को दफनाया गया, ठीक है, कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये लंबे समय तक चलता रहा और आज भी देखते हैं कि कई बार लोगों के साथ साथ उनके प्रिय वस्तुओं को डाल दिया जाता है। इलाहाबाद के कुलडीहवा से 5440 बीसी के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। देखिए, कुलडीहवा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये डेट है 5440। अन्य पुस्तकों में आप पढ़िएगा तो सीधा लिख देता है 5000 से 6000 बीसी के बीच। एक्यूरेट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नवपाषाण काल के साक्ष्य झारखंड के सिंहभूम जिले से भी प्राप्त हुए हैं। भी भीमबेटका की तरह ये लगभग है ना, तीनों पाषाण काल के, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के साक्ष्य जो हैं सिंहभूम से मिले हैं। नवपाषाण काल के एक साक्ष्य मिले हैं चिरांद से, जो छपरा में है, बिहार का, और इसकी खासियत है कि यहाँ पर हिरन की हड्डी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों को देख लीजिए, उससे जरूर याद कर लीजिएगा जहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। नागार्जुन कोंडा उतनूर आंध्र प्रदेश से, पैमपल्ली तमिलनाडु से, यहाँ पर देखिए स्मॉल्ड प्राप्त हुए हैं, यानी कि राखों के टीले प्राप्त हुए हैं पैमपल्ली से। ब्रह्मगिरी संगने कुल्लू कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। विशेषता अगर देखा जाए नवपाषाण काल का, तो यहाँ पर शवों को गाड़ा जाने लगा था, सीने की कला इनको आ गई थी, यानी कि चमड़ों को सी करके ये पहना करते थे। चित्रकला का विकास भी हुआ। ऐसे मध्यपाषाण काल में भीमबेटका में चित्रकला का विकास हो चुका था। स्थायी निवास इनकी विशेषता थी, ठीक है। चलिए, पाषाण काल को एक दृष्टि में आप देख लीजिए। पूरा पाषाण काल का काल जो था ये 25 लाख, जब से यानी कि मानव की उत्पत्ति लगभग मानी जाती है, से लेकर के 10,000 बीसी तक। क्लियर। यहाँ अग्नि का प्रयोग का प्रारंभ हुआ। 40,000 ईस्वी पूर्व में ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैम्पियंस का विकास हुआ। ये आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि खेती करते थे और खाद्य जहाँ मिलता था संग्रहण करते थे, स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे। इनका जो प्रमुख औजार था हस्तकुठार हुआ, यानी कि कुल्हाड़ी, फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी माना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता माइक्रोलिथ था और पशुपालन, ठीक है। दो चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पशुपालन और माइक्रोलिथ। आखेटक और खाद्य संग्रहण का काम जो है इनका जारी रहा पूरा पाषाण काल की तरह, लेकिन अब चूँकि पशुपालन कर चुके थे, कुत्ते का सबसे पहले पालन किया, उसके बाद भैंस, बकरी, गाय वगैरह का भी पालन किया गया। मध्य पाषाण काल में कुत्तों ने शिकार में इनकी मदद की। कृषि अविकसित अवस्था में शुरू हो चुका था। अब आइए, नवपाषाण काल 7,000 बीसी से 1,000 बीसी। मध्य पाषाण काल जहाँ 4,000 बीसी तक चला और नवपाषाण काल 7,000 बीसी से शुरू हुआ। यहाँ पर कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है कि नवपाषाण काल 7,000 से शुरू हुआ जबकि उसके 3,000 साल बाद तक मध्य पाषाण काल चल रहा था। तो इसका कारण यह है कि नवपाषाण काल जो था आपका एक साथ शुरू नहीं हुआ। इसका प्रारंभ जो है मेहरगढ़ में हुआ था 7,000 बीसी में। बाकी क्षेत्रों में धीरे धीरे आपका विस्तार हुआ और 4,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। नवपाषाण काल की उपलब्धियों में पहिया का विकास सबसे इम्पोर्टेंट था। इससे भारी भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने में मदद मिली। स्थायी निवास, ठीक है, नवपाषाण काल में एक स्थायी निवास, कृषि और पशुपालन दोनों विकसित हो चुका था। उपकरण पॉलिश्ड थे और सुगढ़ थे। पहला चैप्टर समाप्त होता है, अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत का अर्थ है कि वे कौन कौन से स्रोत हैं जिसके आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आप शामिल करते हैं, अभिलेख हुए, इंस्क्रिप्शंस, सिक्के, भवन स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला इत्यादि। पहले नंबर पर आते हैं अभिलेख। पत्थर या धातु पर ये मुख्य रूप से लिखे हुए होते थे। देखिए, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है और उन्हीं तथ्यों को विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा जो आगे के चैप्टर में नहीं आएंगे। क्लियर। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ वैदिक काल का है या मौर्य काल का है तो यहाँ पर उस फैक्ट्स को मैं नहीं डालूंगा, जब वह चैप्टर आएगा उस समय डालूंगा। जैसे अशोक का अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में था और इस अभिलेख के बारे में बहुत कुछ और भी पढ़ना है।
लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फिर मौर्य में अशोक का अभिलेख को पढ़ना ही है, ठीक है। अभिलेख के दो प्रकार मुख्य रूप से होते थे, एक निजी, दूसरा सरकारी। एक और टाइप का अभिलेख होता था विदेशों से प्राप्त अभिलेख। सरकारी अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका दो प्रकार होता है, प्रशस्ति जो राजकवियों के द्वारा लिखे गए थे और भूमि अनुदान पत्र। तो प्रशस्ति के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, और राजा में क्या गलती थी या नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं होता था। उन राजकवियों को जो उस राजा के संरक्षण में रहते थे वो प्रशंसा ही लिखते थे, और इन प्रशंसाओं को जब अभिलेख के रूप में लिख दिया जाता था पत्थर वगैरह पर तो उसे अभिलेख भी कहा जाता था। तो इसमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पहला है जो हरिसेन के द्वारा रचित किया गया था, ये हरिसेन आ जाया करता है एग्जाम में। दूसरा है राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख गुजरात में है, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का वो गुजरात में है। पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस प्रकार से पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, और पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य वंश का राजा था, और इस एहोल अभिलेख को लिखने वाले थे रवि कृति। चलिए, आप लोगों ने प्रशस्ति अभिलेखों के बारे में जान लिया, अब निजी अभिलेख के बारे में कुछ जान लीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी। निजी अभिलेख मुख्य रूप से मंदिरों और मूर्तियों में उत्कीर्ण मिलते हैं। आज भी देखते होंगे आप, मंदिर वगैरह जाते होंगे, कुछ शिलापट वगैरह में लिखा हुआ रहता है अलग अलग नाम, कुछ योगदान मंदिर में देता है, तो वही सब अभिलेख कहा जाता था। भूमि अनुदान पत्र मुख्य रूप से तांबे के चादरों पर उत्कीर्ण थे। इसमें बताया जाता था कि किसे भूमि दिया गया है। एशिया माइनर में 1400 ईस्वी पूर्व, देखिए विदेशी अभिलेख का कुछ मैं दे दे रहा हूँ विवरण। एशिया माइनर जिसको आज हम तुर्की के रूप में जानते हैं, 1400 ईस्वी पूर्व यानी कि आज से 3500 साल पहले लगभग, बोगज कुई नामक अभिलेख पर वैदिक देवी देवताओं के नाम हैं। उन देवताओं में 4 देवताओं के नाम है, मित्र, नसत्य, वरुण, इंद्र। इसका सूत्र मैंने बना दिया है, ट्रिक बना दिया है, तुरंत याद हो जाएगा, मीनाबाई। मित्र, नसत्य, वरुण, इंद्र, ठीक है। पोर्सिपोलिस और बेहुस्तून नामक ईरानी अभिलेखों से भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि ईरान का शासक था दारा प्रथम, उसने भारत पर अटैक किया था। पोर्सिपोलिस और बेहुस्तून अभिलेख। चलिए सिक्के के बारे में जान लेते हैं। देखिए अभिलेख का क्या महत्व था नहीं था वो मुख्य परीक्षा के लिए छोड़ दीजिए। सिक्के का क्या महत्व है नहीं है ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मुख्य परीक्षा का चीज़ है। यहाँ पर केवल हम लोग उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ साथ अवधारणाओं को भी क्लियर करते चलेंगे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का, पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था, जिस पर चंद्र, मछली, पहाड़ इत्यादि के चित्र जो थे उत्कीर्ण रहते थे। कई इतिहासकारों ने हिंद यूनानी शासकों का इतिहास मात्र सिक्कों के आधार पर ही लिख डाला है। इंडो ग्रीक्स जो हिंद यूनानी कहे जाते हैं इसके बारे में डिटेल हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। भारतीय गणतंत्रों द्वारा चलाए गए सिक्कों को गधैया सिक्का कहते थे। गणतंत्र जो थे वो समुद्रगुप्त के काल में उत्तरी भारत में थे, उनके द्वारा गधैया सिक्का चलाया गया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम खुदा हुआ है, यानी कि वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। और डिटेल पढ़ेंगे। गुप्त काल में सिक्कों के न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और जो सिक्कों के अध्ययन के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया करता है एग्जाम में। चलिए अभिलेख और सिक्के तो हो गए, अब हम लोग स्मारक और भवन के बारे में जान लेते हैं, किस तरीके से स्रोत के रूप में काम करते हैं। मंदिरों की 3 शैलियाँ विकसित हुई प्राचीन भारत में, जिसमें नॉर्थ इंडिया में नागर, एन फॉर नागर, एन फॉर नॉर्थ याद रखने के लिए अच्छा है। साउथ इंडिया में द्रविड़। दोनों की शैली काफ़ी अलग है, आप मंदिरों को देखेंगे तो आपको खुद फील होगा। और इन दोनों का मिक्सिंग था बेसर, नागर और द्रविड़ का। तो नागर जो था आपका उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में मिले। लेकिन बेसर जो था आपका वो गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के द्वारा बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया। विदेशों से भी कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं जिसमें जावा का बोरोबुदुर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये दोनों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जावा इंडोनेशिया में है, जबकि कंबोडिया तो देश ही है,
तो बोरोबुदुर जो है वो बौद्ध मंदिर है और अंकोर वाट जो है विष्णु मंदिर है। अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर आता है कि कौन सा है तो कंबोडिया का अंकोर वाट है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंची थी। मैप में आप देख लीजिए कि नागर कहाँ पर है, बेसर कहाँ पर है और द्रविड़ कहाँ है। द्रविड़ साउथ इंडिया के कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि सेक्शन में है। मूर्तिकला पर हम लोग आते हैं, चित्रकला और अवशेषों पर। तो देखिए, गंधार कला और मथुरा कला सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकला था और यह कुषाणों द्वारा विकसित किया गया था और इस पर पूरी तरह से प्रभाव यूनानी प्रभाव दिखता था, क्योंकि बुद्ध भगवान को जो गंधार कला में मूर्तियाँ उनकी बनाई गई हैं उसमें जूते पहना दिए गए हैं, आध्यात्मिक भाव चेहरा से खत्म हो गया, बाल भी जो है कुछ अलग है और जो वस्त्र पहनने का ढंग है वो भी यूनानी स्टाइल का है। लेकिन मथुरा कला जो था वो भारतीयता से प्रभावित था और इसमें बौद्ध के साथ साथ, गंधार कला में मुख्य रूप से बौद्ध मूर्तियाँ बनाई गई, लेकिन मथुरा कला में बौद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई गई और शकों ने भी गंधार और मथुरा कला को संरक्षण दिया और मथुरा कला ही भविष्य में गुप्त कला का प्रेरणा बना। चाहे मूर्ति कला हो या चित्रकला, ये दो तरह के होते थे, एक धार्मिक दूसरा लौकिक। धार्मिक के तहत देवी देवताओं, बुद्ध भगवान इत्यादि की मूर्ति बनाए जाते थे, वहीं लौकिक के अंतर्गत जीवन यापन से संबंधित चित्र और मूर्तियां बनते थे, जिसमें नारियों की मूर्ति, पुरुषों की मूर्ति, पशु पक्षियों की मूर्ति बनाई जाती थी। पहले धार्मिक ही मूल रूप से बनाए जाते थे, बाद में लौकिक शुरू हुआ। विशेष रूप से लौकिक मूर्ति या चित्रकला जो है गुप्त काल में शुरू हुआ। मूर्तिकला के केंद्रों को अगर देखा जाए प्राचीन भारत में तो भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती इत्यादि प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे और चित्रकला का पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ। यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर धार्मिक और लौकिक दोनों तरह के चित्र प्रदर्शित हैं, जिसमें चित्रों में माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी, यानी कि राजकुमारी एक है, मरणासन है, वो बुद्ध भगवान से कोई रिलेटिव हैं, सुंदरी नाम की राजकुमारी, उनका वो वास्तव में चित्र है। इसका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि मरणासन राजकुमारी के चेहरे के हाव भाव को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। जिस तरीके से इस संसार को छोड़ करके जब कोई भी मनुष्य जाता है तब उसके चेहरे पे कौन से भाव होते हैं, लगभग उस भाव को इस चित्र में पूरी तरह से उतार दिया गया है। अवशेषों के अंतर्गत मृदभांड के अवशेष आ सकते हैं, महलों के अवशेष आ सकते हैं, लोहे, तांबे, सोने, चांदी इत्यादि के अवशेष शामिल किए जाते हैं, जो इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में वर्क करते हैं। तो ये थे पुरातात्विक स्रोत। चलिए हम लोग अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। देखिए, साहित्यिक स्रोत को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य को आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बोल सकते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को शामिल किया जाता है। वैदिक साहित्य में ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य आएंगे। ऋग वैदिक साहित्य की रचना जो हुई 1500 BC से 1000 BC तक हुई और उत्तर वैदिक साहित्य की रचना जो हुई 1000 BC से 600 BC तक हुई। बौद्ध और जैन साहित्य तो 600 BC के बाद ही हैं, तो इसके बारे में डिटेल जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का जो है आपका लेखन हुआ था और उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों का, यजुर्वेद, सामवेद और यथुर्वेद, इनमें क्या क्या है नहीं है वो सब वैदिक काल में होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के नाम क्या है, ये सब वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से किसी भी वेद को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वेद में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग है, ब्राह्मण ग्रंथ में सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज कर दिया गया है। जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि अत्यधिक बढ़ गए थे, बलि प्रथा बढ़ गई थी और एक और लोहा का विकास हो गया था, जिसके कारण कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन उधर बलि इतना अधिक मात्रा में दे दिया जा रहा था कि पशुओं की कमी हो गई थी। इसी के कारण इसका विरोध शुरू हुआ और प्रथम विरोधी माने जाते हैं ऋषि धगतमस। उन्हें प्रथम सुधारक भारतीय इतिहास का माना जाता है और उसी दौरान इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया, जिस ग्रंथ में उसे उपनिषद कहा गया। यह वेदों के सबसे अंत में लिखा गया, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं।
देखिए उपनिषद कई प्रकार के हैं, उनमें भी कुछ कुछ हैं, इसको हम लोग वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए एक दार्शनिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ ने जो भी ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में कृतियाँ आ गई थी धर्म में, उसका प्रबल विरोध किया। कुछ वैदिक साहित्यों की और संक्षिप्त अध्ययन हम लोग कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। कुल 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग को ही वेदांग कहा जाता है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, इसके बारे में डिटेल वैदिक साहित्य में। 3 प्रमुख सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र में यज्ञशाला के मापन वगैरह दिए गए हैं और गृह सूत्र में मानवीय कर्तव्यों को बताया गया है कि अलग अलग उम्र में क्या क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए कि मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो सके। धर्म सूत्र वास्तव में एक तरह से कानून की तरह, आज जैसे इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है भारत में, तो उस समय भी यह धर्मसूत्र कानून की तरह वर्क करता था। इसी के आधार पर अलग अलग जो भी न्यायाधीश थे, न्याय करने वाला राजा हो या अन्य हो, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता था। स्मृति भी उसी तरीके से था, धर्मसूत्र की तरह ही लगभग था। अगर पहली स्मृति का बात किया जाए तो मनुस्मृति, यानी कि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। तो जिनके द्वारा रचना किया गया था उन्हीं के नाम पर स्मृति का नाम रख दिया गया। जैसे मनु, नारद, पराशर, कात्यायन जो मैंने एक और लिखा हुआ है, वास्तव में राइटर्स हैं अलग अलग स्मृतियों के। ठीक है, अब देखिए मनु ने अपनी स्मृति की रचना की 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि 400 वर्ष के अंतराल में। नारद ने 300 एडी से 400 एडी के बीच कभी की होगी। देखिए कन्फर्म डेट नहीं है, मनु का 200 BC से 200 एडी के बीच कभी भी है। पराशर का 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच कभी है। कात्यायन का 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच कभी है। सब गुप्त काल के हैं, पराशर, कात्यायन, नारद इत्यादि। वैदिक साहित्य के अंतर्गत अगला शामिल है महाकाव्य। इसमें रामायण महाभारत को शामिल करेंगे। महाभारत की रचना जो हुई है 400 BC से स्टार्ट हुई, फिनिशिंग जो आपका हुआ है एवरेजली अंतिम संकलन या गुप्त काल में 400 एडी के आसपास हुआ है। और इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, भारत, जय भारत, महाभारत इत्यादि। ठीक है, ये सब गुप्त काल में आ जाएंगे। फिर से पुराण में आ जाइए। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में प्राचीन राजवंशों का विवरण मिलता है। अगर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो यहाँ पर मत्स्य पुराण होगा। बौद्ध साहित्य अब आ जाते हैं, तो वैदिक साहित्य समाप्त हुआ। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत पिटक उपदेश दिया जाता था। इसके भी कई पार्ट हैं। चलिए, बौद्ध और जैन जब पढ़ेंगे उस समय जो है बौद्ध और साहित्य को अच्छी तरह से फिर से एक बार पढ़ा जाएगा। विनय पिटक जो है इसमें नियम कानून वगैरह था, और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन थे। श्रीलंका के इतिवृत्त, दीपवंश और महावंश प्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश डालते हैं, यानी कि भारत के स्रोत के रूप में ये भी वर्क करते हैं। इतिवृत्त का अर्थ होता है कहानी या ऐसा घटना जो क्रम अनुसार लिखा जाए, बीच में कहीं भी उसका क्रम खंडित नहीं हो। इसमें कंफ्यूज मत होइए इतिवृत्त क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध ग्रंथ में, यहाँ पर इसलिए मैंने डाल दिया है, अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर जो है 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अब आइए जैन साहित्य, अचरांक सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम कानून का विस्तृत रूप से वर्णन है, जैसे विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। अब आइए न्याय धम्म कहा, यह जो है वास्तव में महावीर की शिक्षा संग्रह है और भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का विवरण है। तो 16 महाजनपद का बौद्ध साहित्य कौन सा था? तो अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, 16 महाजनपद, और यहाँ भगवती सूत्र है जैन साहित्य। अब धर्मेतर साहित्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसको किसी धर्म से मतलब नहीं है, उसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। इसका कलेक्शन मैंने कर लिया है, जिसमें पहला है व्याकरण, अष्टाध्यायी पाणिनि। अब दूसरा है महाभाष्य पंतजलि। देखिए, जो महाभाष्य पंतजलि ने लिखा है सब मौर्योत्तर काल में लिखा गया है, और महाभाष्य जो था वो अष्टाध्यायी पर टीका था। समझ लीजिए कि कुंजी था। जिस ढंग से वेदों का ब्राह्मण होता है, उसे ही किसी भी ग्रंथ का टीका लिखा जाता है। अष्टाध्यायी आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ जो पाणिनि ने लिखा था, लेकिन महाभाष्य अगर आप पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी को भी समझ जाएंगे।
एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा है, या चाणक्य भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक नहीं है बल्कि प्रशासनिक ग्रंथ है। प्रश्न आया करते हैं, मौर्य काल में इस पर और हम लोग बात करेंगे। चलिए कुछ और धर्मेतर साहित्य को देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, यह 9वीं सदी में लिखा गया है। कथा सरित सागर सोमदेव, यह 12वीं सदी में लिखा गया है। यह इस प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है कि किस सदी में लिखा गया था कथा सरित सागर। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, जो आप देख रहे हैं मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, ये तीनों मौर्य काल की जानकारी देते हैं। गार्गी संहिता से यूनानियों पर भारत के आक्रमण की जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा वर्णित है। साथ ही यवनों का आक्रमण का वर्णन है, जिसे अग्निमित्र ने पराजित किया था। अग्निमित्र शुंग जो था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग जान ही रहे हैं, शुंग वंश का संस्थापक, जिसने मौर्यों का अंत किया था। अब भाई हर्षचरित जो था बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन के बारे में। नीति शास्त्र कामंदक का है। राजतरंगिणी कल्हण का है। देखिए राजतरंगिणी का बहुत ही महत्व है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। विक्रमांक देव चरित बिल्हण के द्वारा लिखा गया है, जबकि नव सहसांक चरित पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। परमार वंश के शासन काल के बारे में बताता है। अब आइए कुछ और पुस्तक को देख लीजिए। एक साउथ इंडिया का पुस्तक है मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है, जो पल्लव के राजा थे, पल्लव वंश के। पृथ्वीराज विजय जैनिक के द्वारा लिखा गया है। अब आइए संगम साहित्य, जो साउथ इंडिया का साहित्य है। संगम साहित्य 300 AD से 600 AD, यानी कि 300 वर्षों के अंतराल में लिखा गया है। संगम साहित्य दो प्रकार के थे, एक मेलकणक्कु, दूसरा किलकणक्कु। मेलकणक्कु जो था आख्यानात्मक था, जिसमें लंबी लंबी कविताएं कवियों के द्वारा लिखी जाती थी, जबकि किलकणक्कु उपदेशात्मक था, छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थी उपदेश के रूप में। कुछ सेक्शन जो है आप अभी फिलहाल रट लीजिए, बाकी संगम काल जब होगा तो वहाँ पर डिटेल कुछ और पढ़ाया जाएगा। तिरुकुराल को तमिल बाइबिल कहते हैं। शिल्पादिगारम को तमिल राष्ट्रीय काव्य कहते हैं। और मणिमेखले का राइटर शीतले सतनार और शिवक सिंदामणि का राइटर तिरुत्कदेवर। शिल्पादिगारम जो है इलेगो वादिगल के द्वारा लिखा गया है, जो महान चोल शासक करिकाल का पोता था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिल्पादिगारम और मणिमेखले जो है बौद्ध ग्रंथ है, जबकि शिवक सिंदामणि जो है तिरुत्कदेवर जो लिखा है वो जैन ग्रंथ है। अब आइए स्रोत के अंतिम भाग में हम लोग आते हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, लेखन इत्यादि। तो यहाँ 3 भागों में है। एक यूनानी यात्री जो थे, लेखक थे, दूसरा चीनी यात्री और अरबी यात्री या लेखक, जो भी बोलिए। पहले हम लोग बात करेंगे यूनानियों के बारे में। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में बांट करके स्टडी कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। सिकंदर से पूर्व, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद। सिकंदर से पूर्व जो थे टेसियस और हेरोडोटस। देखिए इन लोग इंडिया आए नहीं थे, लेकिन इंडिया के बारे में लिखा था, इसलिए इनका नाम आता है। टेसियस जो थे ईरान में राजवैद्य थे, यूनानी होने के बावजूद ईरान के राजदरबार में राजवैद्य थे। हेरोडोटस का नाम तो आप लोग सुने ही हैं, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका पुस्तक जो है हिस्टोरिका है, ठीक है। ये 400 BC से 500 BC के बीच कभी लिखा गया था। इसमें क्या है यह प्रश्न आया करता है। इसमें है भारत और फारस, फारस माने हुआ ईरान, भारत और ईरान के संबंधों के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हालांकि इनकी रचना में काफ़ी कपोल कल्पना है, जो भारत के लिए सही नहीं है। उन सभी चीज़ों का भी विवरण इन्होंने भारत के संदर्भ में दे दिया है। चलिए सिकंदर के साथ जो आए थे, नियाकर्स, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। देखिए इनके द्वारा जो है अधिक प्रमाणिक विवरण दिया गया है, जितना टिसियस और हेरोडोटस ने दिया था। चूँकि उन लोग भारत आए नहीं थे, इसके कारण उनका विवरण बहुत प्रभावी नहीं है। और नियाकर्स जब सिकंदर अटैक करने आया था इंडिया पर, तो नियाकर्स भी साथ में आया था और उसके साथ अपनी नौसेना को समुद्र के रास्ते भेजा था और खुद थल मार्ग से सिकंदर गया था, जहाँ रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के बाद कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनेसस शामिल हैं। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे और 14 वर्षों तक भारत में रहे और इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इन्होंने बताया था कि दास प्रथा नहीं है, जो गलत था, क्योंकि उनको लगता था कि जैसा यूनान में कठोर दास प्रथा था,
इंडिया में उतना कठोर नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा दास प्रथा नहीं है। समाज को 7 भागों में 7 जातियों में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बांटा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। स्ट्राबो, प्लूटार्क इत्यादि ने जो उद्धरण अलग अलग अवसरों पर लिए हैं इंडिका से, उसी से संकलित किया गया है। डायमेकस की जहाँ तक बात है तो एंटीयोकस नामक शासक का दूत था और वह बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और डायोनिसस जो था वह अशोक के काल में आया था और यह टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत था। तो आप देख सकते हैं कि मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, डायमेकस आया बिंदुसार के काल में और डायनिसस आया अशोक के काल में, ठीक है। कुछ अन्य यूनानी लेखकों के बारे में जानिए, या फिर यूरोपियन भी इसमें कुछ शामिल हैं जिन्होंने भारत के बारे में विवरण दिया है। तो उसमें पहले हैं टॉलेमी। उनके द्वारा ज्योग्राफी नामक पुस्तक 140 ईस्वी में लिखा गया, 140 AD में, और भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी दी है। भारत के जानकारी दी है और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, साथ में सिंधु नदी के तट पर बसे शहरों के बारे में जानकारी दी है। चलिए अगले पुस्तक पर आते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। देखिए ये 100 AD में लिखा गया और 140 से देखिए क्रोनो भी आ जाता है, ज्योग्राफी का, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का और नेचुरल हिस्टोरी का, के कौन पहले लिखा गया कौन बाद में, इसलिए इसका एज डेट जो लिखा है मैंने उससे जरूर याद कर लीजिएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के राइटर भी आते हैं, वो अज्ञात हैं। इसे कहा जाता है समुद्री व्यापार का गाइड, क्योंकि उस समय काफ़ी हेल्प करता था। इसमें भारतीय बंदरगाहों से भेजी जाने वाली वस्तुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। अब आइए नेचुरल हिस्टोरी का। प्लिनी ने इसे 22 ईस्वी में लिखा था। प्लिनी इसी पुस्तक में अपने प्रसिद्ध स्टेटमेंट देते हैं कि रोम जो है काली मिर्च के लिए अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इसको आपको लिखना है जब भी आप भारत का व्यापार को लिखेंगे, प्राचीन भारत के व्यापार को, तो ये स्टेटमेंट को जरूर आपको ऐड करना है। चलिए अब चीनी यात्रियों के बारे में बात करते हैं कि उनका क्या योगदान रहा भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। तो चीनी यात्री जितने भी आए थे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी के उद्देश्य से आए थे। इनमें पहला नाम आता है फाहियान का, जो 399 से 414 ईस्वी तक रहा भारत में, और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में यह भारत आया था और 14 वर्षों तक रहा था। ह्वेनसांग, इसे युआन च्वांग भी कहते हैं, यह हर्षवर्धन के काल में आया और 16 वर्ष तक रहा। नालंदा में पढ़ा भी और सी युकी नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के संदर्भ में कई जानकारियां मिलती हैं, और हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी हर्षवर्धन को। और इत्सिंग उसके बाद आया, जो ह्वेनसांग के बाद ही आया था भारत में, और फिर सुंग युंग 512-13 में, ये पहले आया था सुंग युंग, है ना, इत्सिंग बाद में आया था ह्वेनसांग का। तो 512-13 में बिहार और बंगाल की यात्रा पर सुंगयुन नामक चीनी यात्री आया था। मतवा लीन या मालवेन लीन ये 7वीं सदी में ही हर्षवर्धन के काल में ही आया था और हर्षवर्धन के पूर्वी भारत के अभियानों के बारे में जानकारी दी है। एक और चीनी यात्री का नाम आता है चाओ जू कुआ, 1125 से 1254 तक भारत में रहा और इसने एक पुस्तक लिखी चू फान जी। चाओ जी कुआ जो था वह चीन और अरब के साथ भारत के व्यापार को विस्तार पूर्वक विवरण देता है अपनी पुस्तक में। चलिए अंत में हम लोग देख लेते हैं अरबी यात्री। तो इसमें पहला नाम जो आता है इने खुर्दा दब, ये 9वीं सदी का है यात्री, 9वीं सदी में भारत आया था। सुलेमान भी 9वीं सदी में आया, इसने पुस्तक लिखा सिलसिला उत त्वारिख। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अल मसूदी, 957 ईस्वी में बगदाद से आया था, बगदाद मैंने इराक, और इसने एक पुस्तक लिखी महरुल जहान, अब मिहिर भोज और धर्मपाल के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। अल बरूनी जिसे अबू रिहान भी कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध था अरबी यात्रियों में। यह विशेष रूप से मोहम्मद गजनवी के साथ 1024 में आया था, जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने आया था और 6 वर्षों तक यह भारत में रहा। इसने पुस्तक जो लिखा है किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, इसके विवरण जो है अत्यधिक विश्वसनीय है बाकी अरबी यात्रियों के अपेक्षा, और काफ़ी महत्व है भारतीय इतिहास के अध्ययन में किताब उल हिंद और तहकीक हिंद का। इस प्रकार आपके 2 चैप्टर समाप्त हुए।
एक पाषाण काल और दूसरा भारतीय इतिहास का स्रोत। कल जो आपके होंगे या जब भी आपके क्लासेस अगले आएंगे तो उसमें धातु युग को पढ़ाया जाएगा। धातु युग में ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग। कांस्य युग का अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और इसका प्रयोग करें।